नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें अल्फाज इन्वॉल्व्ड ना हो। अच्छी कम्युनिकेशन तब है जब अपने वो मकसद हासिल करे। अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो अनवांटेड आउटकम्स होंगी। कम्युनिकेशन हमें रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरों के सामने। अगर आप अपनी कोई बात छठी क्लास के बच्चे को समझा नहीं सकते तो उसका मतलब है कि आपको उस बात का पता ही नहीं। नॉलेज को किल करने का सबसे बड़ा, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जहां पे कम्युनिकेशन करनी है आपने जनरल प्रैक्टिस को एडहेयर नहीं करना। आज हम बात कर रहे होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन वैसे है क्या? लेट्स बी ऑन द टॉपिक। क्या है कम्युनिकेशन? टू कम्युनिकेट विद समवन। ओके, क्या है? अच्छा, कोई जवाब गलत नहीं, ये हमने पिछली दफा भी डिस्कस की। जो दिल में आए बोले। हाँ जी। मैसेज सेंड करना, अगले को अपनी बात समझाना। और जी कोई? कम्युनिकेशन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्या, मिलजुल के सोच रहे हैं और कोई नई हम एक डेफिनेशन देंगे कम्युनिकेशन की। क्या है ये? मीडियम है। ओके, कोई और? बात ये है कि उसको समझ आ जाए, उसको समझ आ जाए, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन का एक है। ओके, देखते हैं इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशंस एक दो। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस। पहले नंबर पे तो ये बात हो गई कि चार चीजें उन्होंने बताया कि उनका एक्सचेंज है। एक्सचेंज किसे कहते हैं? तबादला। एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ऐसे ही चार चीजें इसके बीच में। चार चीजें कौन सी हैं? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस। फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? वो तो ट्रांसलेशन है ना, बताएं हो क्या सकते हैं। मसलन फैक्ट ये हो सकता है दुनिया गोल है। ये मैंने अभी हमने बहुत सारे फैक्ट्स बताए। आपका नाम क्या है? इट्स अ फैक्ट बेसिकली। ऐसे ही है ना, आप कहाँ पढ़ते हैं ये फैक्ट है। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ओके। आइडियाज क्या हो सकते हैं? आपका क्या ख्याल है कम्युनिकेशन के बारे में? या आप आइडियाज ही है ना जो मैं आपसे ले रहा हूं। ओके। उसके बाद में ओपिनियन, राय, ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो दो तीन बच्चियों से पैसे लेके चॉकलेट खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए। हाँ, ओपिनियन भूलनी नहीं बात है मैंने एंड तक। हाँ, इमोशंस, जज्बात आपके, इन सारों का तबादला जो है वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। ओके, यानी सिर्फ ये बात पहुंचाना नहीं है, ये चार चीजें जो हैं दूसरे तक पहुंचाना है। कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज। अच्छा, एक काम वो सब चीजें जो बंदा करता है, कब करता है? When he wants to create understanding in the mind of the others. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. इस डेफिनेशन में जो फोकस है वो उस प्रोसेस के ऊपर है। पिछले में जो फोकस था वो किस चीज के ऊपर था? उसमें फोकस था उसके कंपोनेंट्स पर कि क्या क्या चीज एक्सचेंज करनी है। इसमें फोकस किस चीज के ऊपर आ गया? प्रोसेस पर, कि ये है क्या, बताना, सुनना और समझना। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन अनदर। क्लियर जी? डेफिनेशन की हद तक मेरा सवाल है फिर। इसमें हमने बताया कि फैक्ट्स बताना, ओपिनियन बताना, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अपने आप को सारी चीजें बताना वो भी कम्युनिकेशन कहलाएगा? अगर कोई सुनने वाला नहीं है, सवाल है विल इट बी कम्युनिकेशन? ओके, आगे चलते हैं, फिर हमें ये जवाब क्लियर होगा। सवाल है कि नहीं? कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले इसके बीच में दो लोग होते हैं जो पहले यहां पे वाजे हैं। एक ये सेंडर है और दूसरा रिसीवर। अच्छा, फिर क्या होता है? सेंडर ने कोई ना कोई मैसेज देना होता है। किस हवाले से? फैक्ट्स के हवाले से, ओपिनियन के हवाले से, आइडियाज के हवाले से, इमोशंस के हवाले से। ओके, दैट्स ग्रेट। वो क्या करता है? चैनल या मीडियम ढूंढता है। जो हमारा बात है वो क्या है? या चैनल। जो हमारी बात है जो हम कर रहे हैं, दरअसल ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली चैनल हैं। उनको वो रिसीवर तक पहुंचा देता है और रिसीवर बाद में क्या करता है? फीडबैक। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। कोई एम्बिगुइटी तो नहीं यहां तक। तो सवाल फिर वही खड़ा कि अगर ये रिसीवर नहीं है, मैं एक कमरे के अंदर अकेला बैठा हुआ हूं, प्रोसेस बनाने वालों ने कह दिया कि जी ये सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, वो रिस्पॉन्स भी देता है, और अगर मैं कमरे में अकेला खड़ा हूं, खुद से बातें कर रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन है कि नहीं है? सोच के बताएं, सोच के इनको सामने।
सेंडर और रिसीवर दो कैरेक्टर्स हैं, इससे मुराद कतन ये नहीं है कि दो अलग-अलग बंदे होने चाहिए। इट नेवर मीन्स एक ही बंदा एट ए टाइम सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीन बेसिकली इसकी बड़ी टाइप्स हैं, वर्बल या ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल या ऑरल, असल जो लफ्ज़ है ये ऑरल है, ग्रामेटिकली वर्बल लफ्ज़ गलत है, ऑरल असल में एक है ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन वो जो हम जुबानी करते हैं, मैं और आप भी जो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन है, ऑरल कम्युनिकेशन है। अच्छा, इसके अंदर फिर मजीद दो चीज़ें हैं, टू वे एंड वन वे। ये क्या हुआ, गौर करें क्या होगा, ये टू वे क्या होगी और वन वे क्या होगी। टू वे कम्युनिकेशन ये है जिसमें ये मुमकिन है आपके लिए साइमल्टेनियसली इधर से उधर जा रही है बात, उधर से इधर आ रही है। मैं और आप बात कर रहे हैं, टू वे, बिल्कुल टू वे। मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप मुझे अपना मैसेज दे रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू वे। अगर ऐसा हो कि वीडियो मेरी रिकॉर्डेड, ज़ाहिर है वीडियो बन रही है, इसने आगे चले जाना है, ठीक है, और अगर ये सूरत हाल हो कि देखने वाले जो हैं वापस पे रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, सिर्फ देख ही सकते हैं, जैसे टीवी में होता है, आप खबरें सुन रहे हैं, दिल में गालियां दे रहे होंगे लेकिन गाली उन तक पहुंच नहीं रही, ऐसा है ना, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ यू आर बाउंड कि आप सिर्फ सुने, सेंडर ने अपनी बात दे दी, आप उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। रिटन कम्युनिकेशन क्या होगी फिर, जो लिख के होगी, न्यूज़पेपर मैगजीन में रिटन कम्युनिकेशन है। अगर किसी कागज़ के ऊपर सवाल है, अगर किसी कागज़ के ऊपर कुछ तस्वीर हैं तो वो रिटन में आएगा, नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जिसमें अल्फाज इन्वॉल्व्ड ना हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कैसे हो सकती है, कोई मिसालें दें। बॉडी लैंग्वेज, ओके, आंखों से मैसेज दे रहे होते हैं, दे रहे हैं, चेहरे के तासुरात बड़े जो हैं फिजिकल, हाथ का इशारा, आजो चले जाओ, यूं 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 यूं, ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, ये नॉन वर्बल। आग जलाना, इट्स ए कम्युनिकेशन, है कि नहीं है, इट्स ए कम्युनिकेशन। ये बड़े बड़े सिग्नल्स जो हैं उसी तरीके से जरिए दिए जाते हैं। रेल की गाड़ी, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं आपके, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। वो आपको एक चीज बता रहे हैं, वो चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे नहीं रुकना, आगे जाना है, ऐसा है ना। तो ये सारे के सारे ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो तीन तरह की कम्युनिकेशन बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा गोल बेसिकली क्या है कि हमने अल्टीमेटली सीखना है कि अच्छी कम्युनिकेशन हमने कैसे करनी है और यहां से अपने पल्ले बांध के लेके जाना है। क्लियर है जी। अच्छा, हम जो बेसिकली आज फोकस्ड हैं वो हम फोकस्ड हैं वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर या ऑरल कम्युनिकेशन के ऊपर। ये जितनी टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये उसके हवाले से हैं। रिटन की और नॉन वर्बल की वो अलग-अलग सेशंस हैं जो हम दोबारा करेंगे, क्योंकि रिटन में और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं आपकी तर्ज तहरीर के हवाले से। क्या क्या मिसालें हो सकती हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, डिस्कशन, स्पीच, निगोशिएशंस, लेक्चर, इंटरव्यू। इसके अलावा सोचें ऑरल कम्युनिकेशन क्या हो सकती है। ये जो हम बैठ के हम साइयों की बुराइयां कर रहे होते हैं वो क्या है, डिस्कशन, डिस्कशन में आएगा, ओके, गॉसिप्स, ओके, चैट आ गई, ठीक है, जो मर्जी नाम दें उनको, ठीक है, डिबेट आ गई, ओके, और जी न्यूज़पेपर तो ऑरल में नहीं आएगा, रिटन में आ गया। कोई और वर्बल या ऑरल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ओके फाइन, ठीक है, डायलॉग, बिल्कुल ठीक है, ओके फाइन, यू हैव गॉट द आइडिया जी बेटे। वेबिनार वो भी हो सकता है, ठीक है, डन जी, यू हैव गॉट द आइडिया, आपको बिल्कुल पता। तो सवाल ये है कि अगर एक्सचेंज ऑफ अब्यूज है, गालियां, दो पार्टियां मोहल्ले में खड़े होकर लड़ रही हैं पानी के ऊपर के पानी आ गया तेरा मेरे घर के सामने, होता है ना ऐसे, हमारी लड़ाइयां भी ऐसी हैं। अच्छा, तो ये क्या है, इज इट कम्युनिकेशन? ये भी कम्युनिकेशन है। गालियां चल रही हैं इधर से उधर, उधर से इधर, है कम्युनिकेशन? ओके, ये भी कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन नेवर मीन्स कोई अच्छी चीज हो। इससे मुराद ये तो नहीं है, ये कोई बुरी चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो वो जिस तरह की कम्युनिकेशन है वो डिटरमिन करेगी कि क्या है। ओके, अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? दो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं, ओपिनियंस हैं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। एक अप्रोच है मैसेज सेंट्रिक और दूसरी है ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक। दो मुख्तलिफ तरह के लोग दो तरह से मामलों को देखते हैं। मैसेज सेंट्रिक अप्रोच वो कहती है कि कम्युनिकेशन अच्छी है, इट्स गुड,
जब मैसेज अनएम्बिगुअसली पहुंच गया तो समझें कि कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। ठीक है, आगे नहीं मैं बता रहा, सिर्फ वर्ड्स आपको दिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक अप्रोच ये है कि अच्छी कम्युनिकेशन तब है जब अपने वो मकसद हासिल करें। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। मैसेज सेंट्रिक में बात यहीं तक मुकम्मल हो जाती है कि जो मैसेज है वो क्लियरली पहुंच जाए। मैंने आपको कह दिया कि जी आप लोगों ने नमाज पढ़नी है, अनएम्बिगुअसली सुन लिया, तो मैसेज सेंट्रिक अप्रोच कहती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो चुकी है, यहीं तक हो चुकी है। अब आप पढ़ नहीं रहे, कार्टून देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ रहा। इफेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक अप्रोच है वो कहती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जो आपने बात कही है, जो गोल्स थे वो जब गोल अपना हासिल कर लेंगे। वो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन मुकम्मल ही तब होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब जिस मकसद के लिए आपने की है वो मकसद पूरा हासिल हो जाएगा। खाली बात को कन्वे कर देना काफी नहीं है, बल्कि क्या हासिल करना चाहिए? गोल्स, ऑब्जेक्टिव, जिस मकसद के लिए आपने वो बात की वो होंगे तो फिर समझें कि आपका जो गोल है वो पूरा हुआ। मेरा मकसद है किसी को गुस्सा दिलाना, मैंने खाली उस बंदे को गालियां दी, खाली उस पर कोई गुस्सा उसको आया ही नहीं, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक के तहत नहीं है। वो क्या चाहेंगे कि गुस्सा आए, वो लगाए दो मुझे, ठीक है, वो मकसद ही है। फिर मैं इनोवेशंस लेके आऊंगा अपने मुख्तलिफ अंदाज से। इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? टू इजी टू अंडरस्टैंड, हम सब जानते हैं। टारगेट, अपने गोल हमारे हासिल ही नहीं होते जब तक हमारी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो, ऐसा ही है। ओके, अवॉइडिंग द अनवांटेड आउटकम्स, अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो अनवांटेड आउटकम्स होंगी। ये जितने भी हमारे ये जो इल्जामात ब्लास्फेमी के लग रहे होते हैं ना, मेजॉरिटी वो सिर्फ इस तरह ही है। बात हुई किसी अंदाज के बीच में होती है, एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो उस पर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और बात को लिया किसी अनवांटेड रेपरकशंस उसके आने लग पड़ते हैं। ठीक है, नहीं चाह रहे होते वो, लेकिन वो उठ रहे होते हैं, रेज हो रहे होते हैं। तौहीन अदालत के जितने मामला हैं वो ऐसे ही, वो नोटिस लेते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कहना ही नहीं चाह रहा था, मेरा तो मकसद ही कुछ और था। ऐसा है ना? ओके, अच्छा, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इमेज अपना बनाना, बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो अल्टीमेटली आपका कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन ही नहीं रहे होंगे, आप रेपो भी लूज कर रहे होंगे, आप अपना इमेज भी कंप्रोमाइज कर रहे होंगे। और यूटिलिटी ऑफ टाइम, आप अपना मैसेज ही अगर प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रहे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो टाइम आपने क्या कर दिया? जाया। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो असल हमारी कहानी है कि अब हम क्या करें। हम आ तो गए हैं 4 बजे उठा के यहाँ पे, जिंदगी के बीच में हमने यहाँ से क्या लेना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने कैसे करनी है, उसकी टिप्स क्या है? सबसे पहले है नॉलेज ऑफ द मैसेज। इस बात का सादा माना ये कि जो कुछ हमने कन्वे करना है हमें उसका क्या हो, हमें उसका इल्म हो। और इसके बीच में देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हर बात का कोई गोल होता है, ऑब्जेक्टिव है, हर बात का है। ख्वाह आपस में आप चिट चैट ही क्यों ना कर रहे हो, ख्वाह आपस में आप डिस्कशंस ही क्यों ना कर रहे हो, ख्वाह आप आपस में कुछ भी कर रहे हो, उसका एक मकसद जरूर होता है, उसके पीछे एम होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम उस एम से ही आगाह नहीं होते कि हमारा पर्पस क्या है। क्या हमारा मकसद दूसरे बंदे पे तंज करना है? क्या हमारा मकसद दूसरे बंदे को खुश करना है, उसको नाराज करना है? हम चाहते क्या हैं हम नहीं जानते। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आया हूँ तो मेरा मकसद क्या है कि आप लोग कुछ सीख के जाएं। मतलब जो आपके एम्स हैं, जो गोल्स हैं, पहली टिप ये है कि आपकी नज़र में वो होने चाहिए, आपको उनका इदराक हो, इल्म हो। क्लियर जी? नंबर 2, क्रिएट ए मैसेज दैट मे बेस्ट सर्व द पर्पस। बिलखसूस ये जो फॉर्मल होती है ना हमारी कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो जिस तरह लेक्चर्स हैं, तकारीर हैं, निगोशिएशंस हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, अगर आप ऐसी जगहों पे जाएं तो उनके लिए आप अपने मैसेज को बाकायदा तैयार करें। जो लोग आते हैं वो क्या तैयार करते हैं? वैसे करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तैयार होती हैं। हमारे जितने फॉर्मल ओहदे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वजीर आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, इनकी तकारीर बाकायदा लिखी जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इनको भेजी जाती हैं, दिखाई जाती हैं कि सर ये बात है जो आपने वहाँ पे आप
इस बात को कर सकते हैं, उसको बाकायदा एक पूरा मैकेनिज्म है वो उसको अप्रूव करता है। मतलब कम्युनिकेशन की इस हद तक अहमियत है, क्योंकि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई भी गलती हो सकती है। एक स्लिप ऑफ टंग जो है वो कितने ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर सकती है, हम सबको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। और ये जितने भी मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन हमें रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरों के सामने। एक आदमी के सामने, एक इदारे के सामने हमने अपना इमेज बनाने में 15 साल लगे हैं, उसका बेड़ा गर्क होने में 15 सेकंड नहीं लगते। सिर्फ एक कोई हमारे मुंह से निकली हुई गलत बात, गलत चीज, केयरलेस यूज ऑफ वर्ड्स, जो मैसेज हम प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाए, सब कुछ गिरा के रख देता है और बाद में दोबारा उसको क्लैरिफिकेशंस देने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपने पॉलिटिशियंस को देखिए, विदाउट नेमिंग एनीवन, उनको बहुत सारे जो मसाइल का सामना है सिर्फ इसी वजह से है कि कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम। वो शायद कहना वो ना चाह रहे हो, लेकिन जो अल्फाज हैं वो मैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे होते। उसकी वजह क्या कि जलसे वगैरह में और उस तरह की चीज़ों पे जो तकारीर हैं वो फिलबदी ही चल रही होती हैं, बगैर लिखे हुए मॉडल के, उसकी प्रेपरेशन नहीं हुई होती। तो हमारी टिप क्या है कि बिलखसूस जब हमने किसी फॉर्मल डिस्कशन पे जाना है तो पूरा अगर नहीं भी लिखना तो आप अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या कर लें, उनको लिख लें, इंक करें अपने पास। मैंने क्या किया हुआ है, ये लिखे हुए हैं ना, मैंने भी तो ये हरकत की है, लिख के जुबानी तो नहीं आ गया आपसे उनके सामने, बेकायदा लिख के लाया हूँ, आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, रेके करके डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जी, नेसेसरी इंफॉर्मेशन से अपने आप को इक्विप करें। किस हवाले से नेसेसरी इंफॉर्मेशन? जो आपका टॉपिक है, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप, बड़ी कॉमन सेइंग है कि अगर आप अपनी कोई बात 6ठी क्लास के बच्चे को समझा नहीं सकते तो उसका मतलब है कि आपको उस बात का पता ही नहीं है, आपको उस बात का आइडिया नहीं है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है उसके ऊपर जितनी बुनियादी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं पहले उसको गैदर करें। कुछ भी सवाल आ सकता है, सवाल ना भी आए तो आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर पढ़ें, मुतालिया करें, इंफॉर्मेशन लें और फिर जाएं। आगे क्या है जी? रिहर्स वेल इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन। ये रिहर्सल की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े लीडर्स भी करते हैं। आप इवन यूट्यूब पे जाके खाली लिखे ना बराक ओबामा की रिहर्सल्स तकारीर की, उन्होंने बाकायदा बंदे रखे हुए हैं रिहर्सल्स कराने के लिए कि सर आपने जब बात कर रहे होंगे अपने हैंड्स मूवमेंट ये यूं 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 करनी है, आपने यहां पे आके यूं करके सर को पकड़ लेना है। बिलीव मी, ये इस हद तक जो है कम्युनिकेशन एक अहमियत, और हम सबसे ज़्यादा इसका रॉन्ग यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें इदराक ही नहीं है कितनी ये अहम चीज़ है। तो रिहर्स करें इसको बाकायदा तरीके से। नेक्स्ट जी, ये रिमेंबर, यू कांट कम्युनिकेट वेल अनलेस यू परफेक्टली नो व्हाट इज टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हाई। क्लियर जी? आगे चलें। ओके, नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, ये क्या है, इसमें क्या होगा? ऑडियंस का पता होना चाहिए। अभी अगर हम इसकी अपने बात करें हमारे लेक्चर की, तो उसमें मैं स्पीक करूं, ऑडियंस आप हैं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो जिन लोगों को साथ हमने कम्युनिकेट करना है उनके हवाले से हमें, अब मुख्तलिफ मिसालें देखते हैं कि ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें ऑडियंस कौन होंगे? मीडिया पीपल ऑडियंस है। मैं अपने वालिदैन के साथ जा रहा हूं किसी के घर में छोटे भाई का रिश्ता मांगने के लिए, ऑडियंस कौन होंगे? उनके घर वाले जिनके साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। मैं CSS लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ शाम को, मेरी ऑडियंस कौन है? मेरे स्टूडेंट्स, जो बच्चे मुझे जूम के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वो मेरी ऑडियंस है, ठीक हो गया। मैं पाकिस्तान का केस लेके जा रहा हूँ UNO के बीच में, मेरी ऑडियंस कौन होगी? UNO मेंबर, जो जिन्होंने मौजूद होना है वहाँ पे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो। ऐसा ही है जी? अच्छा, ओके। और अगर मैंने तकरीर करनी, बड़ी अच्छी वर्ड वाली बात की, अगर मैंने तकरीर करनी है, जिसने आना है, सियासी तकरीर है, मैं सियासतदान हूँ, उसने चलना है टेलीविजन के ऊपर, तो मेरी ऑडियंस कौन है? पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो वहां मौजूद हैं वो भी और जो घरों पे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ऑडियंस के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरा एक सवाल है, उस पर छोटी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाहर जाके करेंगे। और वो एक्सरसाइज ये है कि आपने पेन डाउन करनी है चीजें कि एक ऑडियंस के हवाले से हमें क्या क्या कुछ पता होना चाहिए। मसलन एक मिसाल मैं दे देता हूं,
हमें उनका जेंडर पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए कि बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, क्योंकि मैसेज कुछ लिहाज से मैंने करना है, ठीक है। खाली मेल्स हैं मैं और तरह से बात कर सकता हूं, खाली बच्चियां हैं मैं और तरह से बात कर सकता हूं, मिक्स गैदरिंग है मुझे कुछ और नॉर्म्स का ख्याल करना है, मैं बात नहीं कर ऐसा है। हमारा फोकस क्या है, पहले इस बात पे हमें ध्यान रखना है कि हमने ऑडियंस में क्या क्या कुछ देखना है, ऑडियंस में क्या क्या कुछ देखना है, ठीक है। उनका जेंडर देखना है, एज ग्रुप देखना है, और ये सारा कुछ इसलिए देखते हैं कि अपनी हमारे बात उस अंदाज में करनी है। एजुकेशन देखनी है, लाउडली लाउडली बताना है। रिलीजियस इंक्लिनेशंस, यस। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कहां से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से आए हैं। सिंध के लोगों को सामने बिठाकर मैं यकलख्त नहीं कह सकता कि कालाबाग डैम बना दो, ठीक है। इस स्टेज तक मुझे लेके आना है तो मुझे ग्राउंड बना के लेकर आना पड़ेगा, वरना वो बात सुनना ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो बायसेस हैं शुरू से डेवलप्ड। आगे जी, सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का नॉलेज ऑडियंस को पहले से है या नहीं है। बिल्कुल इब्तिदा से मुझे कुछ चीज बतानी है या उनको पहले से पता है कि हम किस तरह कर जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। ओपिनियन अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर, मैं अगर बात करने लगा हूं किसी मौजू पर, फॉर इंस्टेंस कालाबाग डैम के ऊपर, तो जो ऑडियंस है वो पहले से क्या जेल लेके बैठी हुई है। शुड आई नो दैट? यस, मुझे पता होना चाहिए कि उनका पहले जेन क्या है। पॉलिटिकल एफिलिएशंस पता होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन पता होनी चाहिए। अटेंशन स्पैन क्या मतलब मेरी, ओके, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। मुझे गेज करना पड़ता है कि जो मेरे सामने ऑडियंस बैठती है क्या वो इतने लंबी लंबी वर्कशॉप्स लेने की आदी हैं भी कि नहीं। अगर किसी ने ली ही नहीं है, लंबे सेशंस लिए नहीं, मेरे सामने 2 घंटे बिठा देंगे तो वो तो बात सुन ही नहीं सकेगा बेचारा चाहने के बावजूद, तो मुझे कुछ और तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस उन बच्चे और बच्चियों में कितना है। मैं किसी बच्चे ऐसी जगह के ऊपर जिसमें बच्चे बोल भी नहीं सकते, मैं वहीं पे उनको खड़ा करके अगर बुलाना शुरू कर दूं कि आप खड़ा होकर ये तकरीर करें, तो क्या होगा, वो डीमोटिवेटेड हो रहे होंगे, वहीं पे सारी जिंदगी नहीं बोल सकेगा फिर दोबारा। उनका लर्निंग पैटर्न क्या है, जो आपकी ऑडियंस है उसको किस अंदाज में बात की जाए तो ज्यादा तेजी से पिक कर रही है, तेजी से पिक करती है। क्या मुझे उनको वीडियोस दिखानी है, क्या मुझे अपनी अल्फाज से बात करना है, क्या मुझे बाहर बोर्ड्स पे उनको लेके जाना है। ये लर्निंग पैटर्न्स है मुख्तलिफ। क्वेश्चनिंग पैटर्न स्टाइल क्या है, वो किस तरह के सवाल नॉर्मली करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने लगा हूं, मीडिया मेरे सामने है, तो मुझे पता होना चाहिए हामिद भी मुझसे क्या पूछ रहे होंगे, पता होना चाहिए कि दूसरे मुझसे क्या पूछ, ऐसा है कि नहीं है। किस तरह के सवाल आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, चुपते हुए आते हैं या नहीं आते। ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, जो सामने ऑडियंस बैठी है उनके क्या गोल्स हैं, क्या सोच के वो आए होंगे यहाँ पे। और अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेनिंग कैपेबिलिटीज, वो कितनी तेजी से चीजों को पिक कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीजों का मुझे आइडिया लेना पड़ता है। क्लियर जी? कोई भाम तो नहीं? लेट्स मूव अहेड। प्रोविजन ऑफ नेसेसरी मटेरियल, कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए हम ये 2 काम करते हैं। कुछ कम्युनिकेशन से लिए हम मटेरियल देते हैं, क्या क्या देते हैं हमें पता होना चाहिए। मटेरियल से क्या मुराद हो सकती है वैसे? रिटन मटेरियल हो सकता है, कोई पंफलेट हो सकते हैं, ब्रोशर्स किसी जगह पे आपको देने पड़ेंगे, बुकलेट्स देनी पड़ेंगी किसी जगह पे आपको। ये नहीं वो आपने बाकी तो बात करनी है ना बेटे। बात करने से पहले, वैसे मेरा लेक्चर इस किस्म का है, मैं चाह रहा हूं कि आप उसके हवाले से एक बैकग्राउंड पहले बना लें। तो मैं क्या करूंगा कि आपको एक दे दूंगा, मसलन फॉर इंस्टेंस कि हमने बात करनी है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। मैं आपको सीएसएस के लिए पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम आ सकता है। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है कि जब तक आपका बेसिक नॉलेज नहीं होगा हम बात नहीं कर पा रहे। तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से दे दी कि यार इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसको क्लास में आके हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी? कब देना होता है, व्हेन टू प्रोवाइड, 3 नॉर्मली पैटर्न्स होते हैं। या आप शुरू में दे देते हैं, बिल्कुल शुरू में, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले कि जी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, तैयार कर लें। ये होता है कि क्लास शुरू होने से पहले दे रहे हो, ये भी होता है कि क्लास खत्म होने के बाद में आप दे रहे हो। ऐसा ही है जी। और ये सारी चीजें जो है नॉर्मली आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एस्टैब्लिशिंग रेपो विद द ऑडियंस, इस बात का मतलब ये है कि जो लोग आपके सामने आए हैं उनसे एक आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, एक अच्छा दोस्ती वाला, एक मोहब्बत वाला पॉजिटिव ताल्लुक जो है वो डेवलप हो जाए। इस बात का मतलब ये है, ऐसा ना हो कि वो कोई बात ऐसी हो जाए कि शुरू से ही वो आपके ऊपर तेवरी चढ़ा के बैठे हों और आप उनके ऊपर तेवरी चढ़ा के हों। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, वो सुन ही नहीं रहा होगा। मैं स्टार्ट में कोई मिसबिहेवियर वाला लफ्ज बोल दूं, कोई किसी किस्म का, तो बाकी तो बात नहीं सुन रहे होंगे।
ऑटोमेटिकली लाशऊर में वही बात चल रही होगी उस बंदे की, मैं किसी को डांट दूं तो वो बच्चा तो मेरी बात फिर सुन ही नहीं सकता, ऐसा है ना। तो क्या क्या कुछ आपने करना है, क्या नहीं करना। नेवर जंप टू द टॉपिक इमीडिएटली, फौरी उछलते हुए ना कह दें कम्युनिकेशन ही होती है भाई। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए, ऑडियंस को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए उस तरफ, ठीक है। जरा उनके साथ एक्सचेंज करें दूसरी चीज का। स्टार्ट विद सम प्रेजेंटरीज, हाल चाल पूछें। हम जो इंट्रोडक्शन करते हैं यही है ना, कैसे हैं आप लोग, मैं ये हूं, आप क्या करते हैं, कहां से आए हैं, एक आधी मिसाल दी, मैं नेपाल में गया था तो ये हुआ था। मकसद क्या था कि आपको इस टॉपिक के लिए हमने तैयार करना है ताकि कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिवली हो रही हो। आगे क्या जी, नेवर साउंड कॉन्डिसेंडिंग स्पेशली एट द वेरी ऑनसेट। कॉन्डिसेंडिंग कहते हैं इस तरीके से बात करना कि आप दूसरे को ये तासुर दे रहे हैं कि यार तू फारिग है, अकल इधर ही है सारी। दिस इज कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग टोन, कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच, कि दूसरे को ये तासुर देना कि यार आप नहीं, आपको नहीं पता, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता, मैं नॉलेज का जखीरा मेरे अंदर बहुत है। अगर ऐसा हो तो क्या है, कम्युनिकेशन आपकी ब्लॉक हो जाती है। आपको बच्चे या बच्चियां या आपकी ऑडियंस नहीं सुन रहे होंगे, वो लाशऊरी तौर पर कुछ और कर, वो आपके अंदर से खामियां निकाल रहे होंगे। खामियां आप अपनी तारीफें खुद कर रहे होंगे तो वो खामियां निकाल रहे होंगे कि तुझ में ये भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता। तो कभी भी कॉन्डिसेंडिंग टोन आपको अडॉप्ट नहीं करनी। नेवर गिव ऑडियंस एन इंप्रेशन ऑफ हैविंग बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग टाइम। मैं आके अगर आपको ये कह दूं कि स्टूडेंट्स आप पा तो गए हैं, बस 2 घंटे आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल टाइम है, तो आप सुन सकेंगे 2 घंटे? नो, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि मैं आपकी जिंदगी खराब करने लगा हूं, तो आपने कहां सुनना है, ठीक है। कभी भी ऐसा तासुर देने की मत कोशिश करें कि जी बहुत सख्त लेक्चर देने लगे हैं, बहुत सख्त डिस्कशन होने लगी। नो, अगर खुश्क से खुश्क लेक्चर भी है, खुश्क से खुश्क बात भी है। अमरूद बेचने वाला बासी फल कैसे बेचता है? पानी लगा के भाई, पानी लगा लगा के। पत्तों में जितने उसके ऊपर मोतिये के फूल रखे होंगे ना, वो तो ना बासी होगा। सेलिंग आर्ट है ना, सेलिंग आर्ट है। फ्रेश फल को वो पूरा उसने किया हुआ। तो आप लोगों ने तासुर कभी भी ये नहीं देना कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन से मुराद इट्स नॉट अबाउट लेक्चर ओनली, ये आप लोगों की बात भी है जिससे भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कभी भी ये तासुर नहीं देना कि मैं क्यों बड़ी आपको बोर करने के लिए जा रहा हूं जिंदगी के बीच में। नेवर गिव एन इंप्रेशन दैट यू आर इन ए हरी, बहुत जल्दी में आप नहीं, दूसरा बंदा आपसे ज्यादा जल्दी में होगा, कभी भी ये तासुर मत दें, उसका टाइम आपसे ज्यादा कीमती है। आप हमेशा ये इंप्रेशन दें कि भाई मैं आपके लिए यहां पे हूं, मैं मौजूद हूं, कोई मसला ही नहीं, ताकि वो मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाए। क्लियर? ओके। डू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जरूर बताएं ऑडियंस को, जो आपके लोग हैं, ख्वाह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई भी है, कि उनके इस 2 घंटे से उनको फायदा क्या होगा। आधे घंटे की आपकी डिस्कशन है तो उसको उनको क्या मिलेगा। हर बंदा जाती मुफाद में, ऐसा ही है ना, जाती मुफाद में आता है। आप लोग यहां क्यों आए हुए हैं? कासम अली शाह साहब एहसान के लिए तो नहीं आए हुए ना, वो तो स्पेंड कर रहे हैं आपके ऊपर। आप लोग अपने पर्पस के लिए आए हुए हैं, और वो पर्पस क्या है कि आपने जिंदगी की दौड़ में बाकियों से आगे निकलना है। आपके अंदर एक आना चाहिए, इसलिए है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है जरूर उसको हाईलाइट करें। डोंट बी अननेसेसरली हम्बल। अननेसेसरली हम्बल क्या मतलब है इस बात का? मतलब कम्युनिकेशन करते वक्त ये तासुर ना दें किसी को भी कि मैंने एक पिछला लेक्चर दिया था, बस मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता जी क्या होते हैं मामले, पिछले लेक्चर में भी बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो उम्मीद है आप ऐसे नहीं होंगे। इससे क्या नुकसान होता है जब आप जरूरत से ज्यादा हम्बल हो रहे होते हैं? नहीं फेक शो नहीं होता। मैं गुजारिश करता हूं, पानी का फ्लो है ना, पानी का फ्लो है, पानी ने टॉप से बॉटम की तरफ जाना है, ऐसा ही है। अगर आप कम्युनिकेशन करते वक्त किसी इंसान को यह तासुर दे देना कि वो नॉलेज वाइज या किसी भी चीज वाइज आपसे बेहतर है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन को बाय नहीं कर रहा होगा। आप मेरी बात को पिक कर रहे हैं? जब तक उसके जहन में यह रहेगा कि वो आपसे कुछ ले सकता है, वो आपसे कुछ ले सकता है, उसका इंटरेस्ट रहेगा, मेंटेन रहेगा। जहां पे अपनी ऑडियंस को यह दे दिया कि अब वो आपको कुछ दे रहा है, तो अपना इंटरेस्ट वो लूज कर जाएगा, ठीक है। तो आपने जरूरत से ज्यादा हम्बल होने की कोशिश नहीं करनी बिला वजह। आज जजीर उनके सारी यहां पे क्लियर हो जी? ओके। अगला है प्रोविजन ऑफ बैकग्राउंड कम्युनिकेशन। ये क्या होती है? हम 2 तरह की नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं। एक न्यू कम्युनिकेशन, जिस तरह आज कोई नया टॉपिक शुरू किया है, या ये भी हो सकता था कि हम पुराने से आगे
कंटिन्यू कर रहे होते बात को, पुराने से आगे चला रहे होते, ठीक है। ऐसी सूरत में क्या, अगर न्यू टॉपिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आप बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और उसकी टर्मिनोलॉजी की फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर इब्तदाई तौर पर देने वाले हैं तो वो दें। और अगर कोई पुरानी कहानी चल रही है तो उसको समराइज्ड करके मैं सीएसएस का लेक्चर दूं। अगर किसी ऐसी सूरत हाल पर जिस पे पहले से लेक्चर चल रहा है तो मैं हमेशा पहले बताता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी, यहां तक बात पहुंच गई थी, अब आज हम इस बात को आगे लेके चल रहे हैं। उसका मकसद क्या, कि कुछ बच्चे नए आए हुए होंगे या कुछ बच्चे उस बात को भूल चुके होंगे, पुरानी बात को, रिवीजन। तो वहां से लेके उनको अगर मैं साथ चलूंगा फिर कम्युनिकेशन होगी। अगर मैंने किसी बच्चे को, किसी ऑडियंस में से किसी बंदे को बिल्कुल स्टार्ट में कम्युनिकेशन से लूज कर दिया, उसको साथ लेके नहीं चला, मिस कर गया उसको, तो अल्टीमेटली वो मेरे 2 घंटे मेरी बात नहीं सुनने वाला। बात पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस वो नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रही होगी वो टोटली। तो कम्युनिकेशन का, बात का जो उसूल है वो ये है कि आपने साथ लेके चलना है अपनी ऑडियंस को। जो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई इनको कंफ्यूजन ना रहे, कोई इबहम ना रहे, उनको साथ रखें, अपने साथ रखें उनको, आगे चलें। क्लियर है? ये जो बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, दरअसल ये यही है कि मैं ये यकीन करना चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं, कोई इबहम तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज अनक्लियर रह गई तो वो जमा होती जाएगी, पाइल अप होती जाएगी और आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ओके, सिलेक्शन ऑफ मीडियम, किस मीडियम में आपने बात करनी है, उर्दू में करनी है, इंग्लिश में करनी है, पंजाबी में करनी है। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज इग्नोर होती है ना, मीडियम होता है। मैं हैरान हूं कि हम क्यों बिला वजह इंग्लिश के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हमें यह पता होता है कि मेरे से अंग्रेजी अच्छी बोली नहीं जानी, मुझे यह पता है कि सामने वाले को समझ भी कुछ नहीं आनी, इवन देन। और एक और चीज देखें, आप इससे रिलेट करेंगे, आपकी वर्कशॉप अगर टोटली अंग्रेजी में हो रही हो और मैंने कहा हो कि आपने कुछ सवाल करने हैं, तो आप लोग सारे मेरे लेक्चर के दौरान बैठ के वो सवाल ही बनाते रहेंगे लाशऊरी तौर पर कि हमने ये पूछना ही। ऐसा है कि नहीं है? ये सबसे बड़ा नॉलेज को किल करने का सबसे बड़ा, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बैरियर है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमेशा जब आपने मीडियम चुनना है, सोच समझ क्या चीज देखनी है आपने, फैसिलिटी इन कन्वेइंग द मैसेज। मैंने सोचना है कि मैं किस जुबान में अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, मुझे किसके ऊपर कमांड है, मैंने उसको पिक करना है। नंबर 2, फैसिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो सामने बैठे हुए हैं ऑडियंस, वो किस जुबान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो मैं किस जुबान में बोलूंगा वो पिक कर जाएंगे। फॉर्मेलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, बाज़ औक़ात ऐसी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा होता, मजबूरी है, लिखा हुआ है कि जी आपने इंग्लिश के अंदर ही बात करनी, मजबूरी है, तब आई एम सपोज टू फॉलो इट। ऐसा है कि नहीं है? ओके, जनरल प्रैक्टिस, शुड इट बी कंसीडर्ड? सवाल है मेरा आपसे, जनरल प्रैक्टिस रिगार्डिंग द मीडियम। सवाल सिर्फ सुनना है, सवाल उतना ही है जितना मैं करूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। सवाल यह है कि वाइल सिलेक्टिंग द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप चुनने लगे हैं कि बात उर्दू में करनी है कि अंग्रेजी में करनी है, तो जो जनरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग है मीडियम के हवाले से, आप उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच के बताएं, फिर सोच के बताएं। ओके, वोटिंग करवा लेते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि जनरल प्रैक्टिस वील्ड्स इंपॉर्टेंस, अहमियत रखती है, यू कांट इग्नोर इट, और जो जनरल प्रैक्टिस है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, वो हैंड खड़ा करते हैं। दे शुड बी रेजिंग दी हैंड्स। 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5, 6, 7, 8। जो लोग कहते हैं कि जी जनरल प्रैक्टिस को अडहेयर करना चाहिए, वो ये हैं। जो लोग कहते हैं कि जनरल प्रैक्टिस की कोई अहमियत नहीं है, अडहेयर नहीं करना चाहिए, वो हाथ खड़ा कर दें। तो बाकी क्या कहते हैं? 50-50। सवाल क्लियर नहीं हुआ? सवाल ये था, चलें ओके मैं जवाब भी देता हूं। सवाल ये था कि आपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चुनना है कि मैंने उर्दू में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। तो जनरल प्रैक्टिस होता है कि मसलन यहां पे अगर मैंने यहां पे बात करनी है तो मैं शाह साहब से पूछता हूं कि जनरली लेक्चर उर्दू में होते हैं कि इंग्लिश में होते हैं, ये जनरल प्रैक्टिस है, तो शुड आई बी कंसीडरिंग इट कि जी जनरल प्रैक्टिस वहां पे इंग्लिश की है तो मैं इंग्लिश में बात करूं, उर्दू के तो उर्दू में बात करूं। मेरा सवाल ये था दरअसल, जनरल प्रैक्टिस को कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए।
हम लोग जो बिला वजह इंग्लिश से चिपके हुए हैं ना, बिला वजह, वो सिर्फ इसी चक्कर में चिपके हुए हैं कि हमने कहीं नहीं लिखा हुआ, इट इज रिटन नोवेयर, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी आपने जब बात करनी है क्लास के बीच में आपने अंग्रेजी में बात करनी है। क्यों भाई? नहीं, लेकिन हमने वैसे ही सुना हुआ है कि यार ये लेक्चर्स इंग्लिश में ही होते हैं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही होता है, फलां चीज अंग्रेजी के अंदर ही होती है। सुनने वाले का भले दिमाग ही सो जाए। बना लिया हमने, खुद बना लिया ना, हमने खुद बना लिया स्टेटस सिंबल, हमने खुद बना लिया। तो आपने जब कम्युनिकेशन यहां फौत हो जाती है भाई। आपने जहां पे कम्युनिकेशन करनी है, आपने जनरल प्रैक्टिस को एडहेयर नहीं करना। मैंने सारी जिंदगी ये काम किया, जहां पे लोगों ने अंग्रेजी में बातें की है, मैं खड़े होकर उर्दू में बात करता हूं, पंजाबी में भी चला जाता हूं, कीपिंग इन व्यू कि मेरी ऑडियंस कौन है। मकसद, अब मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तो बात तो मेरे तो खड़े होने का मकसद फौत नहीं हो गया, मुझे बताएं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी अगर आप मीडियम को चुनेंगे, कीपिंग इन व्यू योर कैपेबिलिटीज, कीपिंग इन व्यू द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑडियंस। इज इट क्लियर? ओके। और मैं चाहूंगा कि आप जिंदगी में इसको एडहेयर करें। कासम अली शाह फाउंडेशन से कुछ लेके जाएं तो इस जिंदगी का आपका नस्बुल ऐन होना चाहिए, सुन के भूलने वाली कहानी नहीं है। क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, जो मैसेज हो आपने उसको क्लियर अंदाज में दें। व्हाट डज इट मीन? शार्पली फोकस्ड वे ऑफ कन्वेइंग। क्या होता है फोकस्ड वे? फोटो खींचते हो, तस्वीर, कैमरा फोकस करता है। अगर मैं आपको कहूं कि जी ये पकड़ ले मोबाइल कैमरा, इस पूरे आपने हॉल की फोटो खींचनी है, लेकिन फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, कुछ कर रहे होगे, कुछ कर रहे होगे आप। वो मेरी शक्ल जहां पे आ रही है उसको यूं करके आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जूम करेगा, बाकी चीजों को वो ब्लर भी करना शुरू कर देगा, मुझे प्रोमिनेंट करेगा। ऐसा है? दिस इज व्हाट बेसिकली फोकस इज। मैं किसी के घर गया हूं उधार मांगने, क्या मांगने? उधार। आधा घंटे मैंने बात की, उस आधे घंटे के बीच में मैं 15 मिनट मौसम की बात करता रहा, 5 मिनट उनके बच्चों की बात करता रहा, तो ये क्या फोकस हुआ भाई? उनको पता ही नहीं। टोटल लॉस्ट, अब टोटली लॉस्ट। जिस चीज पे फोकस है आपका प्राइमरी नजर आना चाहिए कि आप इस चीज, और सीएसएस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आप लोगों के जब सेशंस फॉर्मली चल रहे होंगे सीएसएस के बीच में या पीएमएस के बीच में, पूछा आपसे कुछ किया होता है, कुछ किया होता है। मसलन आपसे सवाल आता है, फर्ज करें कि पाकिस्तान जो है इट इज ए पॉवर्टी रिडन कंट्री, गरीब मुल्क है, गुर्बत इसके बीच में बहुत ज्यादा है, सजेस्ट सम मेजर्स फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ मेजर्स बताएं कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पूछा उन्होंने, क्या है? मेजर्स। आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो बात इसके अलावा करके आते हैं। इवन 70%, 80% बच्चे गुर्बत की 18 डेफिनेशंस दे रहे होंगे। पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में क्यों गुर्बत है, सारी चीजों पे बात कर देंगे, आखिरी सफे पे लिख देंगे गुर्बत खत्म करने के तरीके क्या। नो, ये तो नहीं पूछा था। सो आपका जो गुफ्तगू का फोकस है, आपकी जो बात है, कम्युनिकेशन है, इट शुड बी शार्पली या यूज ऑफ अनएम्बिगुअस वर्ड्स। ऐसे लफ्ज मत इस्तेमाल करें जो कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो किसी ऑडियंस के सामने, उसको समझ ही ना आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे लफ्ज होते हैं ना, मुश्किल वोकैबुलरी भी हो सकती है, आम वोकैबुलरी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी जो मुस्तामल ना हो। जैसे मुस्तामल है, आप पता नहीं आप में से किसको उसका पता है, नहीं पता। मुस्तामल का मतलब है जो यूज ना होती हो। अगर मैंने कहा कि ऐसी चीज जो मुस्तामल ना हो, आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं कहूं कि ऐसे लफ्ज मत यूज करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका ऐसा है ना। एम्बिगुअस वर्ड्स जो मत यूज करें, निकाल लें उसको उसमें से बाहर। यूज ऑफ एम्फेटिक टोन एंड वर्ड्स इफ नीडेड। समझ गए? एम्फेटिक टोन, फोकस करने के लिए, जोर देने के लिए। अगर किसी चीज पर जोर देना है तो उस चीज पर जोर दें। और ये खाली कम्युनिकेशन का ये अगर आप पढ़ें, अगर मैं कहूं कुरान मजीद इस स्टाइल को फॉलो करता है, मानेंगे? यस। कौन सी सूरत की मिसाल देंगे? बेशुमार है जी। कुरान मजीद बेहतरीन कम्युनिकेशन की भी बेहतरीन मिसाल है। ये जितने स्किल्स हैं सारे आपको वहां नजर आ रहे होंगे, सारे नजर आ रहे होंगे। यही तो वजह है कि अल्लाह ताला कहते थे कि इनको कहो एक जगह कहा हुआ है ना, एक ऐसी आयत ही बना के ले आओ, एक ही बना के ले आओ ऐसी। और अरब जो थे वो बड़े बड़े शोरा होने के बावजूद नहीं बना सके। वो जुबान के हवाले से भी, मैसेज तो दूसरी चीज है, जुबान के हवाले से भी इतना आया
आला पाए का वो कलाम था कि वो नहीं कर सके। तो कौन सी सूरत ज़हन में आती है जब बार बार फोकस आता है? सूरह रहमान, सूरह रहमान। अल्लाह ताला देखे ना कितनी दफा रिपीट, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कंप्लीट एग्रीमेंट विद द बॉडी लैंग्वेज, जो आपका मैसेज है इसको आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ एग्रीमेंट में होना। बॉडी लैंग्वेज, मसलन मैं किसी को अगर कि मुझसे पूछ रहा है कि सर हमें स्कूल जाना चाहिए, तो मैं यूं करके नहीं कह सकता, नहीं, कंफ्यूजन है ना। सर मैं हाँ वाला हिला रहा हूं, कह रहा हूं मैं नहीं। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको रिलेट होना चाहिए। मैं दुख वाला मैसेज दे रहा हूं तो मैं हंसते हुए नहीं दे सकता। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है इट शुड बी इन एग्रीमेंट किसके साथ? आपके मैसेज के साथ। ओके। ब्लंटनेस नेवर मीन क्लैरिटी, यह बात बड़ी अहम है। मैंने ये तो कहा कि आपको क्लियरली मैसेज कन्वे करना है। इस बात का मतलब यह नहीं है कि एक बच्चा सीएसएस में फेल हो गया आप उसको फौरी हलाजुला कहेंगे भाई तू फेल है। ये ब्लंटनेस है। यू नॉट सपोज टू बी ब्लंट। ठीक है, आप उसको ग्रेजुअली किसी भी तरीके से बताएं। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही मिसबिहेव करना शुरू कर दें या अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल करें कि अगले बंदे का दिल टूट जाए या उसके जज्बात मजरूह। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है वैसे। यस, मैं क्यों बार बार यहां उठ के आ रहा होता हूं? आपके अल्फाज शायद 20% मैटर कर रहे हैं। असल चीज क्या मैटर कर रही है? द वे दे हैव बीन सेड। आपकी टोन क्या थी, लबो लहजा क्या था, आपका अंदाज क्या था, यह चीज मैटर कर रही होती है बॉडी लैंग्वेज। और इसमें सबसे पहली चीज क्या? आई कांटेक्ट। किसके साथ होना चाहिए? ऑडियंस, ऑडियंस के साथ। अब ऑडियंस से मुराद ये है कि आप अगर 4 5 6 बंदों से बात कर रहे हैं तो आप बारी बारी सबकी तरफ देख सकते हैं। मतलब इससे अच्छा, इसमें एक गलती करते हुए मैंने बच्चों को देखा है बहुत सारे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, सिखा रहा होता हूं। इससे मुराद ये नहीं है कि आप ऐसा आई कांटेक्ट मेंटेन करें कि अगला बंदा इरिटेशन फील करे। इट हैपन्स कि वो कम्युनिकेशन के ऊपर इतने ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं कि वो हमने भाई नहीं, आई कांटेक्ट रखना जरूर है, लेकिन इट नेवर मीन्स कि अगला बंदा जो है वो इरिटेशन फील करे। और जब वो इरिटेशन फील करेगा तो आपकी बात को वो नहीं सुन रहा होगा, वो लाशऊरी तौर पर आपकी आंखों से बच रहा होगा। ठीक है, तो आपने आई कांटेक्ट इस तरह का मेंटेन रखना है, इस तरह का मेंटेन रखना है कि अगले आपके ऑडियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। फेसिंग द रिसीवर, ये नॉर्मल आपकी प्रैक्टिस है कि आप जब बात कर रहे हों तो रिसीवर की तरफ आपका फेस हो। मैं कभी भी जब मैं लेक्चर देता हूं ना तो मैं अवॉइड करता हूं कि मैं यूं यूं करके लिख रहा हूं। नेवर डू दैट। अगर मुझे लिखना भी है बोर्ड पे तो मैं वो साइड पे खड़ा होऊंगा और इस तरह से लिखूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस को देख सकता हूं। आपने पीछे मुड़ के कभी ऐसा नहीं करना कि आप बैक कर रहे हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हैंड्स, यूं पॉकेट में डाल के खड़े रहें और आप यू नॉट सपोज टू डू दैट। नो, नॉर्मल जिस अंदाज में बात करते हैं उस अंदाज में बात करें। फेशियल एक्सप्रेशंस इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज। अच्छा, इसमें बड़ी गलतियां करते मैंने लोगों को देखा है कि जी आपने एक स्माइल लानी है। अब क्यों स्माइल लानी है भाई? इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज। अगर आपने कोई सीरियस कम्युनिकेशन ऐसी भी तो हो सकती है कि आपने किसी को गुस्सा दिलाना है, मेरा गोल ही ये है कि अगले बंदे को गुस्सा आए, तो मैं कैसे स्माइलें पास पर कर करके उसको गुस्सा दिला सकता हूं? जो भी आपका मैसेज है, जो गोल्स हैं, आपके चेहरे के तासुरात जो है उसके मुताबिक होने चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी एरोगेंस। मैंने अननेसेसरी का वर्ड क्यों लिखा? एट टाइम्स इट इज नेसेसरी। किसी जगह पे ये जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट है कि आपने एरोगेंस शो करके आना है वहां पे। इट इज रिक्वायर्ड, इट मे बी रिक्वायर्ड समवेयर। हो सकता है आपका मिशन ही ऐसा हो, आपका गोल ही ऐसा हो, आपकी जो ऑडियंस है वो होस्टाइल हो, दुश्मन हो आपके, आपने उनको मैसेज ये देना होगा सीधे हो जाओ वरना तुम्हें ठीक करेंगे हम। ऐन मुमकिन है आपने क्रिमिनल्स को मैसेज देना हो, आप पुलिस के आईजी हो, ऐसा है ना। आपने अपने जो मुल्क से बाहर के एनिमीज हैं आपने उन्हें एक मैसेज देना हो तो आप उन्हें भाई भाई कह के मैसेज तो नहीं देंगे ना यार। आप उन्हें एक टोटल क्लियर कॉल देंगे कि मेंड योर वेज, अदरवाइज हम आपको देखेंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी आपने एरोगेंस नहीं शो करनी, जहां पे जरूरी है वहां पे करें, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, ये एक और चीज, ये जो पार्ट है ना सवाल और जवाब वाला, ये हमारी कम्युनिकेशन का सबसे अहम और सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। हमने नॉर्मली क्या करते हैं,
हमने 50 मिनट का लेक्चर रखा होता है और एंड में 10 मिनट फॉर क्वेश्चन आंसर। ऐसा है कि नहीं है? इस तरह तो लर्निंग नहीं होती, ऐसे लर्निंग नहीं होती। देखिए, क्वेश्चन जब तक अराइज ही नहीं होगा दिमाग में और एड्रेस नहीं हो रहा होगा, तब आप सिखा ही नहीं पा रहे किसी दूसरे को। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसका टाइम डिसाइड करें, और नॉर्मली इसके लिए 3 जो है वो अप्रोचेस रखी जाती हैं। 3 अप्रोचेस। पहली अप्रोच को कहते हैं लाफ्टर अप्रोच। कौन सी अप्रोच? जहां लाफ्टर अप्रोच क्या है कि आपको किसी जोक पे अगर हंसी आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि मैं घर जाके हंसूंगी, वो फौरी हंस देंगे नहीं। तो लाफ्टर अप्रोच ये होती है कि जहां क्वेश्चन अराइज हो वहां पे हैंड रेज करवा लें और क्वेश्चन ले लें। ये पहली अप्रोच है, लाफ्टर अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है मूवी सॉन्ग अप्रोच। कौन सी? मूवी के बीच में जो सॉन्ग्स चलते हैं ना, वो एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं, और वो पैटर्न क्या है कि खास वक्फे से चल रहे हैं, कौन की जरूरत है या नहीं है। ब्लॉक्स बने हुए हैं कि जी 15-20 मिनट गुजर गया, उसके बाद सॉन्ग आना है, फिर 15-20 मिनट। तो क्वेश्चंस भी ऐसे हो सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आप रख लें कि जी हर चैप्टर के बाद या 10 स्लाइडों के बाद या 5 स्लाइडों के बाद मैं क्वेश्चन जो है वो ले रहा हूँ, यानी कि वक्फे से दरमियान में रुक के। और तीसरी होती है स्वीडिश अप्रोच। स्वीडिश अप्रोच क्या होती है? खाने में स्वीडिश कब सर्व की जाती है? एंड कि तमाम की तमाम आपको मेन कोर्स खिला दिया जाए और कहा जाए कि भाईजान अब आ जाएं, पूछ लें जो भी है, स्वीडिश पे आ जाएं। तो ये 3 अप्रोचेस है। बेस्ट कौन सी है? डिपेंड्स। तीनों अप्रोचेस सिर्फ आपको बता दी हैं। इट डिपेंड्स, ये आपने खुद फैसला करना है कि आप किस तरह की ऑडियंस के सामने हैं, कितनी ज्यादा आपने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है। एट टाइम्स लाफ्टर अप्रोच अच्छी नहीं है। आपके सामने ऑडियंस इस तरह की नॉटी है कि अगर आपने उनको मौका दे दिया तो वो आपको आगे चलने ही नहीं देंगे। सवाल ही ऐसे ऐसे करते जाएंगे, उनको अपने टाइम की कदर नहीं है, आपका भी जाया करेंगे। सो बेसिकली ये 3 अप्रोचेस हैं। डिसाइड आपने खुद करना होता है कि आपने किस तरह किसी को चलाना है। दूसरी चीज ये है कि ये रीजनेबल टाइम जरूर रखना है आपने सवाल जवाब के लिए। एक रीजनेबल टाइम जरूर रखना है, क्योंकि इसके बगैर कम्युनिकेशन कभी मुकम्मल होगी ही नहीं। जब तक तमाम सवाल एड्रेस ना हो जाएं तब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो नहीं रही। ठीक है, इसके लिए मुनासिब टाइम रखें। अगर आप 50 मिनट के लेक्चर के बाद टोटल सोचेंगे कि जी 10 मिनट मैंने सवाल जवाब के लिए रखने हैं, तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि 30 मिनट की गुफ्तगू अगर है तो 30 मिनट सवाल और जवाब के लिए होने चाहिए, ताकि बच्चे बच्चियां ऑडियंस पूछें और उस पूछने के जरिए लर्न करें। अच्छा, तीसरे नंबर पेशेंट लिसनिंग। सॉरी, ये बड़ी एक अहम चीज है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बीच में, कि पेशेंटली आप क्वेश्चंस को सुन रहे हो। मतलब बच्चा कोई सवाल कर रहा है, मैं दरमियान में रोक के नहीं ठीक है मैं समझ गया हूं, तो क्या करेगा बच्चा? अगली दफा सवाल करेगा? वो भी नहीं करेगा और 4 अगले भी नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा, वही कम्युनिकेशन इज खत्म। इट विल कम टू एन एंड साइमल्टेनियसली, एब्रप्टली। ठीक है जी। अवॉइडिंग डिस्करेजिंग बिहेवियर। कोई सवाल गलत नहीं होता, ये बात मैं अक्सर कहता हूं ना। आई एम इनकरेजिंग यू कि पूछें, हाँ पूछें, कुछ भी गलत नहीं है, जो दिल में आता है पूछो। तो आप लोगों ने भी यही करना है जब कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रहे हैं, इंकरेज करेंगे सवालात को। सवालात क्रिटिसिज्म नहीं होते, इंकरेज करें। अवॉइडिंग अल्टरकेशन। अल्टरकेशन कहते हैं बहस को। ये आपके पास एज ए रिसीवर भी और एज ए सेंडर दोनों पे ये अप्लाई हो रही है चीज। बिला वजह की सवाल को पकड़ के बहस ना शुरू कर दें, यूं नहीं होता, यूं होता है, यूं नहीं होता, नहीं ठीक है। आपने अगर सवाल किया, अगले बंदे को जवाब नहीं आया, बहस मत करें, बस ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। या अगर मैंने फर्ज करें कि किसी को मैं आंसर दे रहा हूं, तो मैंने उसके साथ बहस में नहीं पड़ जाना। उसकी अपनी राय है, हो सकता है कुछ और, जो उसने पूछा मैंने जवाब दे देना है। जरूरी नहीं है कि मैंने कन्विंस ही करना है उसको। आप बात को फॉलो कर रहे हैं ना। इंसान एक दूसरे को तमाम मामलों में कन्विंस नहीं कर रहे होते। हमारा तनव्वो, हमारी खूबसूरती ही ये है कि हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिलीव कर रहे होते हैं, दैट्स इट। और उसी को हमने रिस्पेक्ट करना है, और वो चीज़ हमेशा रहती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे को कहते हैं कि वो हमारी सोच के मुताबिक आ जाए। वो ट्राई टू प्रोसेलेटाइज अदर पीपल। कायल करते हैं दूसरे को कि हमारे तरह सोचना शुरू कर दो। क्यों यार, वो कैसे सोच सकता? लर्निंग द स्मार्ट क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। स्मार्ट क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन, ये बात के लिए है जब आप एज रिसीवर को सवाल कर रहे होंगे, तो क्या क्या आपके जेहन में होना चाहिए टिप्स एंड टेक्निक्स कि सवाल जो है वो कैसा हो। आप लोग सवाल करते हैं नॉर्मली? यस यू डू। स्कूलों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब जगहों पे करते हैं, करते आए हैं अब तक, आई नो।
एक अच्छे सवाल में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, मैंने यहां पे कितनी लिखी होंगी? 20 खूबियां मैंने लिखी हैं अच्छे सवाल की। अभी देखें कुछ चीजें मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए। स्मार्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, अब आपने सिर्फ हाँ हाँ करनी है, अगर समझ आ गई तो ठीक है, हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यू शुड हैव ए क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा है? ओके। नंबर 2, डोंट अडॉप्ट एन ऑफेंसिव टोन। नहीं होनी चाहिए कि जो आपका जवाब जिसने देना है वो बजाय जवाब देने के आपका सवाल की टोन से ही वो डिस्करेज हो जाए। नंबर 3, क्वेश्चनिंग व्हेन यू नो द आंसर इज अनएथिकल। आपको जवाब पता है, अब फिर भी सवाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो सवाल नहीं है बल्कि क्या है? दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, क्वेश्चनिंग इज नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच। ये गलती हम करते हैं, आके लंबी चौड़ी तकरीर करके छोटा सवाल बीच में होता है। आपने स्पीच नहीं करनी, आपने एक सवाल करना है जितना सुक्सिंक्ट हो, SUCCINCT, जितना ब्रीफ हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। नेसेसरी रेफरेंस शुड बी देयर। उसने लंबी चौड़ी स्पीच की है बंदे ने, आपका सवाल किस पार्ट से मुतल्लिका है उसको प्रॉपरली रेफर करें, ठीक है? मसलन आपने 10 डैमों की बात हुई है, तो आप किसी एक डैम के हवाले से कहें कि सर वो डैम तो अच्छा नहीं है, जरा बताएं, तो किस डैम की आप बात कर रहे हैं पूरा बताएं तो सही उसको। अवॉइड क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी और मौजू पर है, आप चले गए हैं, टेंजेंट हो गए हैं, किसी और बात पे चले गए हैं, अवॉइड करें इसको। बी कंसीडरेट इफ द स्पीकर इज अनएबल टू आंसर। जवाब अगर वो आपका नहीं दे पाया तो आपकी जिंदगी का मकसद उसको झूठा साबित करना नहीं है, उसको कम इल्म साबित करना नहीं है। आपको नहीं जवाब मिला, कोई बात नहीं, कोई भी बंदा जो है वो अकले कुल तो नहीं है ना, अल्टीमेट नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं है, सो नो इशू एट ऑल। इट इज बेटर टू राइट द क्वेश्चन बिफोर आस्किंग। लिख लें ताकि उसके बाद में आप उसको पूछें। बी लाउड एनफ फॉर ऑल ऑडियंस प्लीज। यहां से आप सवाल कर रहे हैं तो वो कॉर्नर में बेटी को भी सुनना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज वो बच्ची को सवाल उसने सुना नहीं होगा, मैं जवाब आपको दे रहा हूंगा, तो उसका मतलब है कि हमारी जो गुफ्तगू है वो उसके लिए इररेलेवेंट हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डोंट क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड बाय समवन एल्स। किसी ने पूछ लिया, छोड़ दें इसको। डोंट वेस्ट द लिसनिंग टाइम ऑन फ्रेजिंग द क्वेश्चन। हम करते हैं ना, बजाय सुनने के हम ये सोच रहे होते हैं कि एंड पे मैंने ये वाला एक सवाल पूछना है, और ये एंड तक चलता है, ये खाली आप लोगों तक नहीं है, अफसर बन के भी हम लोग यही कर रहे होते हैं। हमें जब कहा जाता है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में कि आपने कोई सवाल लाजमी पूछना है, तो हम फिर सवाल ही बना रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते उसके ऊपर से। जस्ट अवॉइड इट। क्लियरली मेंशन होम योर आंसर इज एड्रेस टू। मेरे साथ अगर 3 स्पीकर्स और हैं, पैनल बाजुकात होता है, तो आप क्लियरली बयान करें कि आप किससे कोई सवाल करना चाह रहे हैं उसका। फेस द पर्सन योर क्वेश्चन इज एड्रेस टू, नॉट द ऑडियंस। यहां से खड़े होकर इन्होंने मुझसे सवाल करना है तो आपने मुझको देख के सवाल करना है, ना कि आप उधर खड़े होकर आपने तकरीर करनी शुरू कर देनी है। आपका जो फेस है आपने किसको करना है? जिससे आप सवाल पूछ रही हैं उसका। डोंट अवॉइड आस्किंग मेयरली बिकॉज यू मे साउंड नाइव। सिर्फ इस वजह से कि आपका सवाल को बचगाना समझा जाएगा, आप सवाल पूछना अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, पूछे सवाल। डोंट इंटरप्ट द कम्युनिकेशन विद योर अर्ज टू क्वेश्चन। आपको बड़ा दिल कर रहा है सवाल पूछने को, आपने एक दफा हैंड रेज किया, उसने स्पीकर ने कहा ओके मैं देखता हूं, तो बार बार फिर आपने यूं नहीं करना, ठीक है? आपके अंदर अर्ज है, उसने देख लिया, उसका इम्तिहान नहीं लेना। डू नॉट अमेलगेमेट ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर 18 क्वेश्चन आपको अगर अल्लाह ने चांस दे ही दी है, तो दिल भर की हसरतें जो हैं वो सारी हसरतें आपने एक सवाल में पूरी नहीं करनी। अवॉइड एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज वाइल क्वेश्चनिंग। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। हम लोग इस फैक्टर को बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। सवाल करें, सवाल लर्निंग का प्रोसेस है, क्रिटिसिज्म लर्निंग का प्रोसेस एज सच यूं नहीं है, ठीक है? ओके। अवॉइड क्वेश्चनिंग इफ समथिंग मे गेट योर आंसर इन द कम्युनिकेशन। थोड़ा इंतजार करें, अगर डिस्कशन हो रही है तो ऐन मुमकिन है कि आपको आपके सवाल का जवाब आगे ऑटोमेटिकली मिल जाए, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल ऑन सेट में रोकें, ब्रेकें लगवा दें। रिक्वेस्ट टू रिपीट द कम्युनिकेशन इज नॉट ए क्वेश्चन। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मसलन एक बच्चा यहाँ पे आया, अभी आया, और आते ही उसने कहा कि सर फलां चीज़ जो आपने बताई है सारी रिपीट कर दें, या उस वक्त उसका अगर ध्यान मोबाइल फ़ोन के ऊपर था, वो पूरी बात उसको समझ नहीं आई, तो उसने कहा कि सर वो वाला जो पार्ट था वो तो रिपीट कर देंगे, वो सारा कुछ क्या है, तो वो ज्यादती कर रहा है बाकी लोगों के साथ। ये सवाल नहीं है। डोंट इंटरप्ट द स्पीकर व्हाइल ही इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। अगर वो जवाब दे रहा है
तो तसल्ली से उसका जवाब सुन लें, उसको दरमियान में इंटरप्ट करके मामले को खराब ना करें। क्लियर जी? ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, आखिरी बस 2-3 हमारे पॉइंट्स रह गए हैं। जब आप सवाल करते हैं, दुरुस्त है, कब इंट्रोडक्शन नॉर्मली हम करवा रहे होते हैं, ऐसे सूरत हाल के बीच में जब मैं स्पीकर हूं और मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि आप अपने क्वेश्चंस कर लें। अब 8-10 बच्चों ने लगातार सवाल कर लिए, मैंने उनको जवाब देने हैं, मैंने जवाब देने हैं इकट्ठे, और उसके लिए क्या होता है, मैं फिर लिखता जाता हूं कि अंसर ने ये सवाल किया था, खालिद ने ये किया था, शबाना ने ये किया था, फौजिया ने ये किया था, फिर मैं नाम ले लेके जवाब देता हूं कि बेटा आपके सवाल, आप मेरी बात को समझ गए ना। ये इसलिए जरूरी है, या बाज़ औक़ात फॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी होता है कि आपने लिखना होता है कि फलां, आप मिनट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, जो हमारी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं। तो उस हवाले से ये एक अहम चीज़ समझी जाती है कि आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करवा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ऐसे ही होता है, आप सवाल कर रहे हैं तो अगले बंदे को पता तो हो कि आप जंग से बात कर रहे हैं, समा से कर रहे हैं, किसी से, क्योंकि अपने जवाब के बीच में उसने उस चीज़ को रिलेट करना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, कम्युनिकेशन में लिसनिंग की बड़ी अहमियत है। लिसनिंग के अच्छे असूल क्या है? एक तो बी अटेंटिव, जितना आप होने की कोशिश कर सकते हैं अटेंटिव, उतना तवज्जो दें। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो डिस्ट्रैक्ट करे कम्युनिकेशन को। वैसे कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? मैं बात कर रहा हूं और आप सामने यॉर्निंग कर रहे हैं, आप बार बार घड़ी पे टाइम देख रहे हैं, ठीक है, या आप सवाल कर रहे हैं, मैं बार बार घड़ी पे टाइम देख रहा हूं, मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं, च्युइंगम में खा रहा हूं, कुछ भी, बिल्कुल ठीक है, यू नो वेल यार, शाबाश, ठीक है, इसको अवॉइड करें। डोंट इंटरप्ट अननेसेसरीली, ठीक है। आप लिसनिंग का बुनियादी असूल ये है कि बिला वजह आपने जंप नहीं करना, अगले बंदे को मौका दें उसकी गुफ्तगू मुकम्मल करने का। टेक नोट्स इफ नीडेड, लिसनिंग के बीच में आप पेन डाउन करते जाएं चीज़ों को। हम नोटिंग की अहमियत को अक्सर इग्नोर करते हैं और ये सबसे मुफीद चीज़ है। जिन बच्चों ने आज का लेक्चर नोट किया हुआ है ना, जो पेन डाउन कर लेंगे, वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा इस पोजीशन में होंगे कि घर जाके दोस्तों को, छोटे भाई बहनों को कुछ बता सके, कुछ समझा सके, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर आपके गुम हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, आपके जेहन से चीज़ें निकल जाएंगी। ओके, यूज ऑफ एड एंड टेक्नोलॉजी, एंश्योरिंग दी, अच्छा इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एंश्योरिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डिवाइसेस। अगर एज स्पीकर मुझे कम्युनिकेशन करनी है तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या हो सकती है, ये सारा कुछ आप लोगों के चार्ट के मैंने स्पेशली कासिम भाई को कहा था कि मुझे अरेंज करके दें, ये भी बताया था कि हम कहाँ कहाँ उनको लगाएंगे, तो जो डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, टेस्ट ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। फॉर्मल अगर आपकी कोई डिस्कशन है, इसको ऑपरेशन लाजमी चेक करें। आपके आने से पहले यहाँ पे जो टीम है वो बाकायदा मुझसे USB में लेती है प्रेजेंटेशन, उसको चला के वो देख रहे होते हैं। मैं आपकी प्रेजेंटेशन को 8 दफ़ा घर पे चला के देखता हूँ कि ये चल रही है नहीं चल रही। मैं USB में डालने से पहले इसको मैंने अपने आप को ईमेल भी किया होता है, ईमेल करके मैंने अपने आप को मोबाइल पे भी रखा होता है, क्या पता USB ख़राब हो जाए। मैं घर से तो USB में डाल के लेकर आया हूँ, 2 घंटे का लेक्चर है मैंने तैयार किया हुआ है, यहाँ पे चलाऊँ वो चल ही नहीं रहा, तो मेरे पास 2 सोर्सेज और होते हैं फिर मैंने रखे हुए होते हैं कि मैं ईमेल से डाउनलोड कर लूँगा या व्हाट्सएप में मेरे पास पड़ी हुई है, मैं किसी को दूंगा वो यहाँ पे चला देगा। USB भी मैंने 2 रखी हुई है बाकायदा, जस्ट टू शो यू। और इन दोनों के बीच में चीज़ मौजूद है कि इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। ये वो गलतियाँ हैं जो मुझे 22 साल के तजर्बे ने सिखाई हैं कि ऐसा हो जाता है, इट हैपन्स, सो वो नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, बैकअप अरेंजमेंट्स किन किन चीज़ों के रखने होते हैं? बिजली का, इक्विपमेंट का और ऑपरेटर का। ये ऑपरेटर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं कि जिस बंदे ने अगर कोई चीज़ चलानी है, बाज़ को ऐसी चीज़ है जो नहीं चला सकता। आपने जनरेटर ले लिया, मैंने बड़ी जगहों पे बाज़ को फेस किया और फिर मैंने सारों को ट्रेनिंग्स दिलवाई अपने स्टाफ को कि जनरेटर रखा हुआ है, बंदा मौजूद है, सब हम रेडी हैं, प्रेजेंटेशन देनी है, एन उस टाइम के ऊपर वो बंदा मौजूद मिल ही नहीं रहा, वॉशरूम गया, किधर गया, लाइट गई, बंदा वो वाला गायब, अब क्या करो, जनरेटर नहीं चल रहा, बंद है। तो उससे लर्निंग हमारी क्या हुई कि आपने रिप्लेसमेंट बंदे की भी रखनी है। तो फिर मैंने अपने बाकी स्टाफ को भी ट्रेनिंग्स दिलवानी शुरू की कि आपने जनरेटर चलाना है, सारा कुछ। कम्युनिकेशन स्पीड क्या होगी? इमेंसली फास्ट स्पीड अगर हो तो क्या होता है, समझने में दुश्वारी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल कंप्रोमाइज होता है। बहुत ज्यादा स्लो हो तो क्या होता है, नींद आने लग पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। आप रिकैप्स लें, ब्रेक्स लें, कि जो हम आपको बाहर भेज रहे हैं दरअसल इट्स पार्ट ऑफ ब्रेक एज वेल, कि आप लोग उठ के जाएं, जरा नींद दूर हो। पोस्ट लंच जो सेशन है ये वैसे बड़े मुश्किल होते हैं, इनको लेना तो बिलखसूस, क्योंकि नींद आ रही होती है ना आपको खाने के बाद, इट्स नॉर्मल फैक्टर। गर्मियों में
वैसे ही गर्मी से आप आए हैं, अंदर एयर कंडीशनर चल रहा है, तो बड़ा ये आप एक मुश्किल किस्म की, स्पीकर के लिए भी एक मुश्किल किस्म की सूरत हाल होती है कि आपको उसने जगा के रखना है। तो ब्रेक्स और रिकैप्स जो हैं ये काम करते हैं। सफिशेंट टाइम दें नोट डाउन करने के लिए। मैं जब CSS के लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ, चूंकि जूम पे होते हैं जो मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो मैं एक चीज़ लिखवाता हूँ और एक बच्चा या बच्ची मेरे साथ उसको सुन के नोट करके फिर मुझे ओके देता है कि ओके सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी 50-60 जो बच्चे हैं कि सर हमने नोट कर लिया। फिर मैं आगे मूव करता हूँ। प्रोविजन ऑफ रिकॉर्डिंग्स, ये अगर मुमकिन हो तो ये इंश्योर करें ताकि अगर किसी बच्चे या बच्ची को या ऑडियंस को ये हो कि यार हमारी कोई चीज़ मिस हो सकती है, तो सारा ध्यान नोटिंग पे ना रखें, आपकी बात को सुने और बाद में उनको तसल्ली हो कि मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो क्या क्या कुछ हो सकती हैं, ये बड़ी तेजी के साथ। कौन पढ़ देगा? गुड़िया आप पढ़ दो लाउडली, सबको सुननी चाहिए। इनकॉन्ग्रुअस ड्रेसिंग कहते हैं कि आप कोई लिबास ऐसा पहन लें कि अगले बंदे का ध्यान सारा उसी पे हो। मैंने ओबामा के कार्टून वाली शर्ट पहनी हुई हो अगर यहां पे आपके सामने, तो आप उसी को लाशौरी तौर पर आप उसी को देख रहे होंगे। आगे जी। एडवांस्ड रीडिंग मटेरियल भी एक डिस्ट्रैक्शन होती है। मसलन क्या, अगर आप गौर करें, मेरी बहुत सारी जो स्लाइड्स हैं वो इस पे चलती हैं। मैंने अगर एक स्लाइड पे 6 पॉइंट दिए हैं तो मैं कभी भी 6 पॉइंट इकट्ठे नहीं लिखता, मैं 1 बाई 1 चलाता हूं। उसकी वजह यह है कि जब मैं 6 पॉइंट इकट्ठे लिख देता हूं तो मुझे पता होता है कि बच्चे अब मेरी बात नहीं सुन रहे बल्कि अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं। हम लाशौरी तौर पर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें, कुछ चीजें जिनको मैंने तेजी से चलाना हो, जिस तरह इसको चलाना है, तो मैंने सारी इकट्ठी दे दी कि तेजी से पढ़ दो। आगे जी। डिस्ट्रैक्शन है। आगे। वेदर और क्लाइमेट, इससे मुराद ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा अगर ठंड हो जाएगी तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने लग पड़ती है जी। फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, ये भी डिस्ट्रैक्टर है कि आप कोई, मैं बिला वजह की अगर स्माइल्स दे रहा हूं, बिला वजह की, आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह की है, या बॉडी लैंग्वेज इस किस्म की है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ध्यान आपका उसी चीज पे लगा रहेगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है। आगे जी। डेरोगेटरी और अब्यूजिव या इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कोई वर्ड ऐसा मैं बोल दूं या आप लोग बोल दें किसी से भी कम्युनिकेशन करते वक्त, तो अगला बंदा उसी के ऊपर फंस जाएगा, उसका दिमाग, वो फिर आपकी बात नहीं सुन रहा होगा। नेक्स्ट। वेन्यू, जिस जगह पे आप हैं, इस जगह के ऊपर अगर पेंटिंग्स कुछ ऐसी लगी हुई हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी, तो आप वो मेरी गुफ्तगू नहीं सुन रहे होंगे, लाजमी तौर पर आप उसी चीज को देख रहे होंगे। आगे जी। शोर, अगर यहां पे बहुत ज्यादा शोर होगा, डिस्ट्रैक्शन है जी। फिजिकल कंडीशन किसकी? दोनों की, बोलने वाले की, रिसीवर की। ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है जी। फिजिकली आप मेंटली इस हालत में ही नहीं है कि आप बात को सुन सकें। साइकोलॉजिकल अनरेस्ट भी वही है, मतलब कोई बात आपको परेशान कर रही है, मेरे दिमाग में बात कोई भी चल रही है, मेरा ट्रांसफर हो गया, फर्ज इफ आई गेट द न्यूज कि मेरा अब ट्रांसफर हो गया है आउट ऑफ लाहौर, फर्ज करें इमीडिएटली मैं, आप यहां पे काम कर रहे थे, मैं खबर देखता हूं, तो मैं लाजमी तौर पर फंस जाऊंगा। मेरा जहन, मेरी अगली कम्युनिकेशन वैसे नहीं हो रही होगी जिस तरह की, ऐसा है ना, एक डिस्ट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट। रिस्पॉन्स प्रेपरेशन ये होता है कि आप बजाय सुनने के आप तैयार कर रहे होते हैं अगला रिस्पॉन्स अपना। इसकी कॉमन मिसाल क्या है? कॉमन मिसाल ये है कि हम लोग बहस कर रहे हैं किसी दीन के मामले में या किसी सियासी मामले में, पीटीआई और पीएमएलएन वाले हैं हम लोग, फर्ज किया, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप लोग मेरे आर्गुमेंट सुने, आप लोग क्या कर रहे होंगे? अपने पॉइंट्स जो है वो आप लोग तैयार कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्ट यहां पे होने लग पड़ती है कि आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज, हैंडलिंग दी इंसेंडियरी रिमार्क्स, इश्तियाल दिलाने वाले रिमार्क्स एट टाइम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। उसको कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले इसका उसूल ये है कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपसे कोई इंसेंडियरी रिमार्क्स आपको आ सकते हैं, कोई इश्तियाल अंगेज बात हो सकती है। अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा? आप घबरा जाएंगे, घबरा जाएंगे बिल्कुल ही ना। तो आप जब भी कम्युनिकेशन के अंदर जाएं तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर जाएं। पहले ऑडियंस के बारे में जानें, कैसी ऑडियंस है, उनकी पास हिस्ट्री को सामने रख के एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे क्या क्या कुछ पूछ सकते हैं। नंबर 2, ट्राई टू अवॉइड या मैनेज पीपल मैटर्स दैट मे ब्रिंग सच रिमार्क्स। एक बड़ी कॉमन मिसाल है, मैं अक्सर ही जगहों पे देता हूं, पहले भी हो सकता दी हो। शादी के खाने में तकसीम आपने करना है, जो रिश्तेदार सबसे ज्यादा फड्डेबाज होना, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है कि खाना अच्छा नहीं बना या खाना कम हो गया है, खाना तकसीम करने पे या पकवाने पे उसको लगा दे, फायदा होगा? होगा।
उसको एंगेज कर लें, उसको एंगेज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो उसने रौला डालना नहीं है और मामला सीधा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के बीच में भी यही है कि आपको अगर हो कि यार ये स्टूडेंट या ये मीडिया वाला बंदा या यूनियन का ये लीडर प्रॉब्लमेटिक है, उसको पहले से एंगेज कर लें, किसी भी तरीके से बुला के उसके साथ शेयर कर लें, मुशावरत में उसको साथ ले लें, आपके लिए मामला हल हो सकता है। देन आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, डिसीजन बिटवीन फाइट एंड फ्लाइट ऑप्शन। फाइट ऑप्शन ये है कि फड्डा डाल के बैठ जाए वहीं पे, उसने रिमार्क दिया आपने भी देना है। फ्लाइट ऑप्शन होती है कि आपने इग्नोर करना है। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन आपने चलानी है ये फैसला आपने करना है। ये दोनों ऑप्शन अलग-अलग हैं, हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट ये वाली है या वो वाली है। ठीक हो गया जी? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसी जगह पे इट इज नेसेसरी कि आपने थोड़ा फाइट देनी है और किसी जगह पे जस्ट आपने एक स्माइल पास करना है, मुस्कुरा के देखना है और चल पड़ना है। डिले योर रिस्पॉन्स एट टाइम्स, ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है कि एक बंदे ने इंसेंडियरी रिमार्क्स दिए, आपने फौरी जवाब नहीं दिया, आपने इसको डिले कर दिया कि ठीक है मैं आपके इस बात का जवाब फलान टाइम पे देता हूं, अलहदा में देता हूं, या एक कमेटी बना लेते हैं वो मिलकर फैसला कर लेती है। डिले कर दें ताकि वक्ती तौर की जो हीट है ना वो एक दफा अवेपोरेट हो जाए, खत्म हो जाए। देन प्रैक्टिस कैन बी हेल्पफुल। आप एज ए स्पीकर, हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं एज ब्यूरोक्रेट इंसेंडियरी रिमार्क्स को फेस करने की। और वो प्रैक्टिस कैसे होती है? आप अपने दोस्तों को कहें कि मेरी बेइज्जती करो। सुनने में कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अगर किसी बच्चे या बच्ची को, आप लोगों को ये प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में कि आप इश्तियाल में आ जाते हैं, कोई बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं, तो दरअसल आप लोगों ने जो अपना स्टीयरिंग है, गाड़ी का स्टीयरिंग अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर। अगर आप लोग किसी बंदे की बात पे आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, कंट्रोल आप लूज कर जाते हैं, आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं, यू लूज योर टेम्पर एट समथिंग, इसका मतलब यह है कि आपने अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बाहर लगा दिया। जिसका दिल करे जिधर मर्जी आपको घुमा के ले जाए। ऐसा है कि नहीं है? एक बंदा उठेगा, बेहुदा सी बात करेगा एंड यू आर गॉन, उसने तो उड़ा के रख दिया आप। तो उसके लिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ उसकी कई टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं। आप दोस्तों को कहते हैं कि जी करें मेरी जितनी बेइज्जती, और आप एक टेम्परामेंट ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि आपको फील ही नहीं हो रहा होता कि कोई इंसेंडियरी रिमार्क, एंड इट हेल्प्स एक्चुअली। हैंडलिंग दी मोनोटनी, लास्ट हमारी स्लाइड जी। मोनोटनी बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है कम्युनिकेशन के बीच में। इसको खत्म करने के तरीके 5 हैं। एक तो एक फ्लेवर्ड मैसेज, आपने जो कुछ भी बात करनी है उसको तरह तरह की मिसालों से, स्टोरीज से फ्लेवर कर लें ताकि अगले बंदे को बोरियत ना हो कम्युनिकेशन में। दूसरे नंबर पे क्या है जी? स्ट्रेच ब्रेक्स, वक्तन फक्तन आप ब्रेक्स लेते रहें। तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन को 2 वे कर लें, बजाय इसके कि आप लेक्चर दे रहे हैं अगले बंदे ने बाद में वहीं इनको बुलाना, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, वरना 2 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मिलके एक दूसरे से बातें करते रहे तो टाइम गुजर जाता है। पोइट्री एंड जोक्स शेयर करते रहें, शेर सुनाते रहें दूसरे बंदे को, ये तरीके हो सकते हैं इस तरीके से ना। और रिफ्रेशमेंट कुछ सर्व कर दें बीच में। लंबी मीटिंग्स की अक्सर आपने देखा होगा कि वर्किंग टी टाइप की चीज़ जो चल रही होती है, यहाँ पे तो एनवायरनमेंट इस तरह का है कि यहाँ पे सर्व नहीं हो सकता, अदरवाइज जब आप जाएंगे कॉन्फ्रेंसेज में और इस तरह के दूसरे मामलात में तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही होंगी।